नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स में फ्रॉम 0 to 1। तो पुनः आज से मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि अब जो है मैंने बताया कि मेरे चैनल पे लगभग हर चीज़ मैथ्स से रिलेटेड आपको फ्रॉम 0 से 1 तक सब कुछ पढ़ाया जाता है, यानी बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं हम। लेकिन अब हाल फिलहाल रिसेंटली जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें एक पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आने की संभावना है, डिग्री कॉलेज की भी आने की संभावना है और साथ ही उत्तराखंड एलटी की भी आने की संभावना है। तो मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन वहाँ आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी एक सीरीज़ चला रहा हूँ। बाकी साथ साथ अब इंजीनियरिंग का भी चलेगा, 10th 12th का अलग से चलेगा, तो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन सारी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्ज़ाम से कनेक्टेड होते हैं। और अगर आप मेरे किसी भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है उसमें, जो जो एग्ज़ाम हम कवर करते हैं, चाहे कहीं के भी हों, केवीएस, एनवीएस, उत्तराखंड के बाहर के एग्ज़ाम जो अदर स्टेट में होते हैं, और ये हमारे यहाँ 10th 11th 12th बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग, तो इनसे भी अगर रिलेटेड आपको कहीं से कोर्स जुड़ना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अगर चाहिए, जैसे पॉलिटेक्निक की, एलटी की, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर भी है 9897544379। और आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या, लीनियर अलजेब्रा है ना, बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नेट में भी आता है, यू सेट में भी आता है, फिर एलटी में भी है और पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने उत्तराखंड लेक्चरर में पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके पे टेस्ट सीरीज़ भी मैंने रखे हुए हैं उसमें मेरे चैनल में। तो जैसे डिफरेंशियल हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, और आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हो गया, जो मतलब ऑपरेशन रिसर्च या एलपीपी बोलें उसको, तो वो वहाँ मिल जाएगा आपको उसमें। तो मैं अब वो टॉपिक जो वहाँ नहीं थे उनको कवर करूँगा ताकि आपके और ज़्यादा कवर हो जाएं। तो उनमें सबसे पहला है जो वहाँ नहीं था, लीनियर अलजेब्रा। तो उसी पर बात करेंगे, लीनियर अलजेब्रा पर। लीनियर अलजेब्रा है ना, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट डब्ल्यू बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, है ना, ये ध्यान देना आपको। डिफाइन टी डब्ल्यू टू डब्ल्यू, यानी ये मैपिंग दे रखी है आपको डब्ल्यू से डब्ल्यू बाय, और ये डिफ़ाइन किस तरीके से हो रही है, टी पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स, वेयर पी डैश इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पी, द मैट्रिक्स ऑफ टी इन द बेसिस 1 x x square x cube is considered as the column vector. Column vector is given by, है ना, column vector is given by this। ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड देन ऑप्शन डी। क्लियर है? तो समझते हैं इसको। सीधा प्रश्न कराने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डायमेंशन और बेसिस के बारे में भी बताऊंगा इसमें, ताकि आपको ज़्यादा तो नहीं, 2-2 3-3 प्रश्न लेंगे, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और साथ ही साथ आपका पता भी लग जाए आपको कि कंपटीशन में किस टाइप के न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस इस टाइप के सब्जेक्ट से आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार बेसिस क्या है, और यहाँ पर जो उसने ये दे रखा है, क्या ये दे रखा है आपको, देखो 1 x x स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका क्या मतलब है ना, और ये क्यों लिया। तो इसको थोड़ा समझोगे आप तो ऐसा समझो, जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ कि जैसे हम एक दुनिया है, दुनिया में, और वो दुनिया जो है वो वेक्टर स्पेस का काम कर रही है। जो हमारी दुनिया है कि किस दुनिया में हम, और दुनिया जो है वेक्टर स्पेस में काम कर रही है। अब यहाँ पर हमारा वेक्टर स्पेस क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है बॉस। और उसको आपने ये सेट कर रखा है कि यार तू अधिकतम 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का सेट है, वो दे रखा है वो क्वेश्चन में, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का सेट है। देखो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3, ये दे रखा है आपको। लेट डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पेस, जो है जो आपकी दुनिया वेक्टर स्पेस वाली दुनिया है, ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल डिग्री एटमोस्ट 3, मतलब 3 डिग्री वाला आपको क्या लिया है आपने, पॉलिनोमियल को सेट कर रखा है। तो यार अब कोई भी 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल अगर आप लिखें, तो मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बॉस, डी एक्स क्यूब, है ना, डी एक्स क्यूब।
क्लियर हो गया? इस तरीके से दिखेगा ना वो। अरे जो आपका 3 डिग्री वाला पॉलिनॉमियल है वो आपको दिखेगा इस तरीके से, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। अब थोड़ा बेसिस को और आसान भाषा में समझें तो जो बेसिस होता है ना वो किसी जो वेक्टर स्पेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब यानी कच्चा माल होते हैं जिनसे वो बिल्डिंग बनने वाली है। तो बिल्डिंग अगर आपको बनानी है तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है, जैसे ईंटें चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है। तो आप ऐसा समझिए कि जो आपका बेसिस है वो वेक्टर स्पेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स या कच्चा माल होते हैं ना। अब यहाँ पर किसी भी पॉलिनॉमियल को बनाने के लिए आपको कौन कौन सा कच्चा माल चाहिए? देखो, ए का कॉफिशेंट 1, दिस इज़ एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया एक्स क्यूब, ये है ना। अरे इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है 1। अगर आप एक्स की जगह 2 रख दें, कुछ रख दें, तो ये बदलता रहेगा। तो ये जो है हमारे पास इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है हमको, किसकी? 1 की, एक्स की, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की। इनकी ज़रूरत है हमें, तो तभी तो हम इनके कॉफिशेंट लेंगे। जैसे 1 का कॉफिशेंट ए, एक्स का कॉफिशेंट बी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट सी, एक्स क्यूब का कॉफिशेंट डी। तो ये जो 4 हैं हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया? इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है। अब इन्हीं 4 को अगर हम अलग अलग कॉफिशेंट से ए बी सी डी से मल्टीप्लाई करते रहें तो हम कोई भी पॉलिनॉमियल बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। और ये सबसे क्या है, इजी तरीका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको स्टैंडर्ड बेसिस भी कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ है डायमेंशन की। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन के लिए क्या है, वैसे मैंने बेसिस डायमेंशन पर वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हैं आप, बहुत डिटेल में बना रखा हो। तो ये लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा, अब कहाँ आदमी उस वीडियो को देखने जाएगा। तो ऐसा है कि यहीं पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, बाकी आपने डिटेल में तो वहीं से पढ़ना पड़ेगा, है ना, ताकि को रिलेट करने में आपको आसान, जिसने पहले पढ़ रखा होगा तो वो तुरंत उसका दिमाग रिकॉल कर लेगा चीज़ों को, उसके लिए ठीक है। अब किसी भी बेसिस में जितने एलिमेंट यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वही उस स्पेस की क्या होती है? डायमेंशन। जैसे यहाँ पर कितने हैं ये, अब ये बेसिस हैं, अब इसमें कितने हमारे पास एलिमेंट मिल रहे हैं? देखो 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कितने एलिमेंट हैं? ये 4 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? ये 4 एलिमेंट हैं हमारे पास। तो 4 एलिमेंट हैं, तो इसलिए इसका जो डायमेंशन हो जाएगा कितना हो जाएगा? डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। डायमेंशन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इससे ये हमारा ये भी तय हो जाएगा कि जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स बनना है वो कितने का बनना है? 4 इंटू 4 का बनना है। जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा? 4 इंटू 4 का बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है? टी पी एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? पी डैश एक्स दे रखा है। पी डैश एक्स दे रखा है। यहाँ पर टी क्या है? एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब समझते हो ना, जो आपसे ऑपरेट करवाता है। जैसे मान लो कहीं आपने चक्की वाली मशीन में गेहूं डाला, फिर वो पीस के आटा बन के आता है ना, तो उसी तरीके से ये ऑपरेटर है। तो यहाँ हम एक्स डालेंगे और ये क्या निकाल देगा? पी एक्स को, और निकालेगा क्या? ये पी डैश एक्स। तो ये जो ऑपरेटर है ये कुछ और नहीं, क्या है? ये अवकलन है, ये ना डेरिवेटिव्स है। तो अब मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेसिस के हर एक एलिमेंट को इस मशीन में डालना होगा, जो मशीन है इसमें डालना होगा, और फिर उस जो आउटपुट आएगा उसको उसी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो अब देखो ज़रा, जैसे पहला एलिमेंट है हमारे पास, तो पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास? द फर्स्ट एलिमेंट वी हैव T1 है ना, 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। पहला एलिमेंट क्या है? 1। तो यार T1 रखा आपने, देख रहे हो, पी एक्स की जगह 1, तो इसका पी डैश एक्स करेगा। तो 1 का जो आउटपुट आता है वो कितना हो जाएगा? अरे डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज़ 0। अब इस 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके? वो बेसिस के। तो लिख दो। तो क्या लिख सकते हो इसको? ऐसा लिख सकते हो ना, 0.1, फिर 0.x, ये ना, एक बार 1 ले लिया, एक बार x ले लिया, फिर 0.x स्क्वायर ले लिया, और 0.x क्यूब ले लिया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा साहब? तो ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 0 बनाना है, तो 0 का 1 के साथ इंटू हो गया 0, फिर 0x 0, 0x स्क्वायर 0। फिर दूसरा आउटपुट क्या है हमारे पास? तो यानी अगर आप यहाँ पर समझें तो आपके जो कॉफिशेंट हो गए वो क्या हो गया? अब इसमें जो सारे कॉफिशेंट आए वो क्या है? 1 का भी 0,
एक्स का भी जीरो, एक्स स्क्वायर का भी जीरो और एक्स क्यूब का भी क्या आया, जीरो आ गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कोफिशिएंट कितने आ गए, जीरो 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 आ गए। चल अब दूसरा आउटपुट है तुम्हारे पास कितना, एक्स। तो एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर कितना मिल जाएगा, वन। एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर कितना मिल जाएगा, वन। अब फिर इस बेसिस इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो 1.1 क्लियर है, फिर 0.x स्क्वायर और 0.x³ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब सेकंड वाले के तुम देखो तो तुम्हारे पास जो कॉफिशिएंट बन गए वो कितने बन गए, 1 0 0 और 0, ये बन गया। ठीक है, फिर तीसरा आउटपुट है तुम्हारे पास कितना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। अब इनके साथ एडजस्ट करो उसको, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ। तो एक्स ही के साथ होगा वो एडजस्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ होगा नहीं, एक्स क्यूब के साथ, 1 के साथ होगा नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे। अब यानी 1 के साथ कितना देना पड़ेगा, 0, और x के साथ कितना देना पड़ेगा, 2 ना, क्योंकि 2x, अरे 2x बनाना है ना, तो x को कितना कॉफिशिएंट देना पड़ेगा, 2x। बाकी एक्स स्क्वायर को 0 देना पड़ेगा और एक्स क्यूब को भी 0 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट हो गया बॉस, वो कितना हो गया, वो हो गया आपके पास 1 0 0 और 0, है ना। अब ऐसे ही t(x³ का भी देख लेते हैं। तो t(x³ का आप देखेंगे तो 3x² आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे अब की बार किसका नंबर लगेगा, एक्स स्क्वायर वाले का लगेगा। तो 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0 × 1, फिर 0 × x, लेकिन अब की बार एक्स स्क्वायर को कितना देना है, 3, तो 3 दे दो एक्स स्क्वायर को, 3 × x² और 0 × x³। राइट, क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो मैट्रिक्स बनाओगे आप, तो अगर आप मैट्रिक्स बनाते हो तो आप सीधा बनाओ। अगर मान लिया आपने, जैसे यहाँ से मैट्रिक्स बना हमारा, तो वो क्या बनेगा, अरे ये मैट्रिक्स बनेगा तो पहले वाले में कितना था, 0 0 0, पहले वाले में 0 0 0, दूसरे वाले में क्या था, 1 0 0 1 0 0 0, फिर तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में बनना था, तीसरे वाले में कितना बनना था, ये वाला, सॉरी, इसमें बनना था 0 2 0 0, और चौथे वाले में बनना था 0 0 0 0 3 0 3 0, ये बनना था ना कॉफिशिएंट, यही तो बनना था कॉफिशिएंट। ठीक है ना, तो इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखो 1 0 0, फिर दूसरे वाले में लिखूँगा मैं कितना, 0 2 0 0, लास्ट वाले में लिखेंगे 0 0 3 0। ठीक है बॉस, यही तो आ रहा है ना, 0 0 3 0 0 2 0 0 और 1 0 0। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, अब वो यही वाला आंसर मिला लेंगे वहाँ की, ये वाला उस मैट्रिक्स में ना जो आंसर दे रखे हैं उनमें इसको मिला लेंगे। तो अगर आपने ऊपर देखा होगा तो क्वेश्चन वाले ने खुद लिखा हुआ भी था कि मुझे किस में चाहिए, कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में चाहिए, कंसिडर्ड एज द कॉलम वेक्टर गिवन बाय। लेकिन वैसे भी आपको मैथ्स के अंदर बड़ा वो होता है, सख्त नियम होता है ना, और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं कि जो बेसिस एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं कोफिशिएंट से, जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनता है उसे किस में लिखना है, कॉलम के रूप में लिखा जाता है, कॉलम की। तो अभी तो हमने किस रूप में लिखा, रो के। तो फिर क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे। अरे जो ये निकाला है इसका ट्रांसपोज करके आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 0, फिर ये आएगा 0 2 0 0, फिर ये आएगा 0 0 3 और 0, है ना। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्या है फाइनल आंसर, आएगा 0 0, पहला कॉलम है 0 0 0, दूसरा है 1 0 0, तीसरा कॉलम है 0 2 0 0, चौथा कॉलम है 0 0 3 0। तो ये देख लेना कौन सा ऑप्शन ये बन रहा है, 1 2 3, है ना। तो 1 2 3, तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप, ये पहला 0 1 2 3, है ना, ऐसे देख लो ना, 1 2 3 इसी में आ रहा है, बाकी में तो यहाँ 1 2 3 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1 2 3, और यहाँ आ रहा है। तो हमारे को क्या चाहिए, पहले 3 में चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, वैसे ये उत्तरा, ये किसका है, वो लेक्चर, वो नेट में आ रखा है ये क्वेश्चन ना, यूजीसी नेट है, पहले आते थे लेकिन अब तो उनका भी लेवल बहुत अलग हो गया क्वेश्चंस का। बट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कभी आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा कन्फ्यूज़न है, तो आप क्या करना, जो ये बनाया ना हमने कॉफिशिएंट है, तो ये रो में है तो इसको सीधा कॉलम में लिख देना ना। अरे जैसे ये
ये तो रो में है तो इसको सीधा कॉलम में लिख देना, 0 0 0। इसको लिखा 1 0 0 0। इसको लिखा कितना 0 2 0 0। और इसको लिखा कितना, इसको लिख दिया 0 0 3 0। और फिर सीधा ये ऐसा लिख दिया कॉलम में, लेकिन लिखना कॉलम में है तो फिर आपका फाइनल आंसर, तब आपको ट्रांसपोज वाली जो मुसीबत है उससे भी आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। ओके बॉस, अब एक और देखते हैं। अब ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड द ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। If determinant of a plus I is equal to 0, where I is denoted the 3x3 identity matrix, then the eigenvalue of A are। ठीक है ना, ये होगी ये होगी ये होगी ये होगी, ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी। सिंपल सा प्रश्न है और पेपरों में आते भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि अभी तुमने उत्तराखंड लेक्चरर का पेपर दिया है ये लोग सब ने, उसमें आपने नोटिस भी करा होगा ऑब्जर्व। तो अब थोड़ा सा यूकेपीएससी ने क्या करा, पैटर्न भी बदल दिया। आपने देखा होगा असर्शन रीज़न वाले, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट को चेक कर लेना कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कुल मिला के बच्चे की एनालिसिस पावर, उसकी रीजनिंग पावर, सब चीज़ का इवालुएशन करना ठीक भी है, अच्छा भी है ना। तो ये हेल्पफुल होंगे आपको क्वेश्चन। और मैंने कहा अगर आप पूरे उसको मिलाया जाए तो भैया मैंने लगभग चैनल पे लगभग हर टाइप के वो जो क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर में आ रखे हैं आप मिला सकते हो कंटेंट से। जो मेरा पेड कंटेंट भी था या जो मेरा यूट्यूब पे कंटेंट भी था, फ्री कंटेंट भी था, उससे मिलाएं तो लगभग सारा आ रखा है। काफ़ी ऐसा नहीं था उत्तराखंड लेक्चरर में, है ना। तो अब देखो सिंपल सा है कि ए 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट दे रखा है और ट्रेस भी दे रखा है 0। तो और फिर कहा है इफ़ डिटर्मिनेंट ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए और बढ़ा दिया तुमको कि बच्चा जितनी ज़्यादा चीज़ें देखेगा वो घबरा जाएगा कि यार ये भी देखना है ये भी देखना है। लेकिन आप बेसिक्स पर जाओ भाई, आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का क्या किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए। और ट्रेस किसके बराबर होता है। अब देखो ये भी सवाल दे सकते हैं, वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। मतलब अगर क्वेश्चन दे दिया उसमें अलग अलग कह दिया भाई ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन बी, तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए होता है। ट्रेस ऑफ ए वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, है, इसके बराबर होता है। तो भैया मैंने कई बार बताया भी है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलना है तो एक तो आपको ऑप्शन से आंसर वेरीफाई करने की योग्यता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। खासकर जैसे आपको नेट जैसा एग्ज़ाम निकालना है, यूसेट जैसा एग्ज़ाम, तो आंसर से भी आपको क्वेश्चंस को डिफ़ाइन करने की योग्यता होनी चाहिए। तो देखो उसने दे रखा ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। देखो 3 2 6 -1, इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। तो ऑप्शन ख़त्म। 3 2 6 और -1, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, तो ये गया। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये दो अभी पहली वाली कंडीशन में दो वेरीफाई हो गए। कौन, अरे ऑप्शन कौन सा वाला, दो तो बाहर हो गए ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो पहले ही चेक में बाहर हो गए। तो दो काट दिए आपने। अब ये दो में लड़ाई है सही आंसर के लिए, बी और डी में। तो अभी एक और चीज़ है आपके पास, ट्रेस जो होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, और ट्रेस कितना दे रखा है, 0। तो अगर बी वाले का ट्रेस निकालें तो -1 + 2 और -3 कितना हो जाएगा, -4 + 2, तो कितना हो जाएगा, -2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर डी वाले का ट्रेस निकालें, डी वाले के लिए निकालें तो -1 -2 + 3 आ रहा है ट्रेस 0। अरे ट्रेस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ट्रेस 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी इसने दो कंडीशन वेरीफाई कर दी। क्या, इसका डिटर्मिनेंट भी 6 है और ट्रेस भी कितना है, 0। तो अब इसको चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी चेक करना है तो आप चेक करके देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए + आई भी कितना आएगा, दैट इज़ 0 ही आएगा। लेकिन हमें यहीं पर पता लग गया कि यार
हमारा, क्योंकि सी वाला ट्रेस वाले में फ़ेल हो गया था, ये जो बी वाला था ये ट्रेस वाले में फ़ेल हो गया था क्योंकि ट्रेस नहीं आ रहा था इसका 0। तो डी जो है फाइनल आंसर है, क्योंकि डी ने वो वाली कंडीशंस को भी वेरीफाई करा, डिटर्मिनेंट वाली, ट्रेस वाली को भी, और इसको भी वो वेरीफाई करेगा, डिटर्मिनेंट ए प्लस आई इज इक्वल टू। तो दिस इज़ द वे जिस तरीके से वी कैन आंसर इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, है ना। बाकी चीज़ें अब देखो, इनसे फैक्ट भी आपको पता चलते हैं कि यार ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। इस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें करने चाहिए। अब देखो ये नया प्रश्न है आपके लिए। लेट एन बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3 defined as such that n to n by spx is equal to px plus 1, p belongs to natural number, then the matrix of s in the basis 1x, x square, x cube considered as the column vector is given by। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 है ना। क्लियर है। तो इन चारों में से कौन सा, तो ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि पहला प्रश्न मैंने बिल्कुल ऐसा ही कराया था। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, एक समझ लीजिए कि होमवर्क है, आप करेंगे इसको कि आपका सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का था उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो आप इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, और फिर आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है कि डी आ रहा है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही छोटे छोटे अभी मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे शुरू करूँगा। और जो आपके भाई बहन हैं जो आईआईटी जी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक स्पेशल क्लासेस, पूरा सिलेबस उनका भी, क्योंकि वो मैंने देखा अभी जो उत्तराखंड लेक्चरर में आया था वो सारा वहीं से आया था। जो मेरे पास आईआईटी जी की बुक्स थी वहाँ से बहुत क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना। तो उसी स्टैंडर्ड के देते हैं, तो वो फिर क्या है, जैसे आप दिल्ली सबऑर्डिनेट हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या एनडीए हो गया, जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको भी कवर कर लेगा। तो फिर उसको सीरियल से 2 पार्ट हैं उसके, तो पूरा इनइक्वालिटीज़ से शुरू करते हुए उसको पूरा पढ़ाएंगे सीरियल से, है ना। क्वेश्चंस प्लस थ्योरी, क्वेश्चंस प्लस थ्योरी, और उससे आप अपने कंसेप्ट भी क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वैसे भी वो उसमें भी है, किसमें, एलटी में भी है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी है। तो अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, अभी किसी ने एक बोला था कि 11वीं 12वीं का नहीं है एलटी में, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। सिलेबस को देखे हूँ तो वो भी है, उसमें 11वीं 12वीं के टॉपिक भी हैं, बीएससी के भी सारे ही टॉपिक हैं, एमएससी के भी हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, रियल भी है। तो लेकिन अब मैं इन क्लासेस में वो ध्यान रखूँगा जो टॉपिक मैंने लेक्चरर, एएसओ या उनमें कम कराएं वो इसमें ज़्यादा कराएंगे ना। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस पे बहुत काम हो गया मेरे चैनल में, डिफरेंशियल पे भी काफ़ी काम है, वो फिर टेस्ट सीरीज़ भी डाली हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना। और आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे भी काफ़ी काम हो रखा है, और एलपीपी पे भी काफ़ी काम हो रखा है। तो जिन चीज़ों पे हो रखा है उनको, अब जिन पे नहीं है, जैसे एलपीपी कॉम्प्लेक्स पर भी काफ़ी काम है, रियल पे भी काफ़ी काम हो रखा है, लेकिन जैसे ये लीनियर अलजेब्रा ये हो गया, इस तरीके से लेंगे कुछ टॉपिक। वैसे इस पर भी काफ़ी वीडियो बन रखे हैं, लेकिन ये जो डायमेंशन बेसिस वाले हैं इस टाइप के आपको लेके आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आपको पता ही आपको करना क्या है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप तैयारी करते रहो। देखो, मैं हमेशा मानता हूँ कि 1-2 दिन से कोई तैयारी करके निकलता नहीं है। अगर आप लंबे टर्म्स तक तैयारी करेंगे तो आपके सक्सेस रेट ज़्यादा हैं। और अभी से, चाहे वो पेपर 1.5 साल बाद हो, लेकिन तैयारी आपको, क्योंकि अगर आपको 0 से 1 बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बॉस, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।